आज का ये विषय आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो 75 वर्ष की आयुर्वेद की पूरी यात्रा है और आयुर्वेद की विकास यात्रा है, ये विषय मेरे को आदरणीय पवन शर्मा सर के द्वारा दिया गया था। ज्यादा पुरानी बात तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम इस कालखंड को देखें तो मैंने इस पूरे कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया है। 1835 से पूर्व का आयुर्वेद, 1835 से लेके 1920 तक का आयुर्वेद और 1920 से लेके अद्यतन 2016 का आयुर्वेद और 2016 से लेके अब तक का आयुर्वेद। ऐसे 4 खंडों में मैंने चूंकि मैं इतिहास का भी विद्यार्थी हूँ, इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाता भी हूँ और मेरा इतिहास में रुचि भी है, तो इस नाते से मैं चारों कालखंडों के बारे में डिस्कशन करते हुए और आपके सामने मेरे मन का जो विषय है, मन का जो भाव है, वो निवेदन करूंगा मेरी क्षुद्रमति में जो समझ में आया है इस आयुर्वेद का विकास डेवलपमेंट। देखिए साहब, महर्षि चरक ने ईसा से 200 पूर्व चरक संहिता का प्रतिसंस्करण किया, जो कि मूलतः अग्निवेश तंत्र था और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय था। आप सोचिए कि यदि कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक या कोई पद्धति या कोई परंपरा या कोई विज्ञान या कोई क्लास, पाठशाला, सब्जेक्ट, ये यदि 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए बंद हो जाए, कोई कोर्स बंद हो जाए, तो 10 वर्ष बाद उसको दोबारा से शुरू करने में बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा इतिहासकारों का सभी का मानना है कि अग्निवेश तंत्र का जो निर्माण हुआ वो लगभग 1200 ईसा पूर्व हुआ और 1200 ईसा पूर्व के समय ही लगभग एक महाभारत का युद्ध का इतिहासकार वर्णन करते हैं। उस युद्ध के अंदर अग्निवेश जो थे वो पंचाल राज्य के अंतर्गत एक सेनापति थे और उस कुलपति, उस जो उनका जो विश्वविद्यालय था या गुरुकुल था आचार्य आत्रेय का, उसमें वो आचार्य भी थे और उन्होंने अग्निवेश तंत्र लिखा भी था। ऐसा कहते हैं इस महाभारत युद्ध के बाद जो भी साहित्यकार थे, काव्यकार थे, अच्छे सेनापति थे, अच्छे विद्वान थे, ऋषि थे, महर्षि थे, राजा थे, वो लगभग हताहत हुए और इस युद्ध के कारण से एक तरह से भारत जो था वो अंध युग की ओर चला गया। और उसके बाद 200, 300, 400 वर्षों का इतिहास इतना ज्यादा अंधकार का है कि ना तो किसी प्रकार का कोई गुरुकुल पद्धति रही, ना कोई व्यवस्थित तरीके से आयुर्वेद का पठन पाठन का कार्य हो पाया, ना ही लेखन का कार्य हो पाया। और उसके बाद जब बुद्ध का आविर्भाव हुआ लगभग 600 ईसा पूर्व में, फिर बुद्ध का आविर्भाव होने के कारण से जो देश के अंदर वातावरण बना वो बुद्ध का प्रभावी वातावरण बना। महावीर स्वामी के आने के बाद से जैन धर्म का बोलबाला हुआ और बौद्ध धर्म के अंतर्गत अहिंसा मूल तत्व को पकड़ते हुए, और ऐसा कुछ वो समय था जिसमें वेदों को कुछ समय के लिए तिलांजलि देते हुए भगवान बुद्ध ने, तथागत ने प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, समन्वय और मानवता का एक सिद्धांत दिया जिसको सब लोगों को फॉलो करने के लिए बोला। उस वेदों के कुछ समय की उपेक्षा के समय के कारण से आयुर्वेद भी इस श्रेणी में आ गया और आयुर्वेद उस श्रेणी में आने के कारण से आयुर्वेद का पठन पाठन डेवलपमेंट ये भी थोड़ा सा हतोत्साहित हुआ। तो ये जो कालखंड था लगभग ये 1000 वर्ष का कालखंड ऐसा रहा जिसमें आयुर्वेद का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फिर जब महर्षि चरक का अवतार हुआ शेषनाग के रूप में, शेषनाग अवतार हुआ महर्षि चरक के रूप में, तब उन्होंने अग्निवेश तंत्र को उठाया और फिर उसका अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्करण करके चरक संहिता का निर्माण किया। उसी को फिर 600 साल बाद लगभग दृढ़बल ने पूरा किया, जिसमें सिद्धि स्थान, कल्प स्थान और 17 अध्याय लगभग जो कि चरक के मिल रहे थे। शेष जो 13 अध्याय थे वो उन्होंने लिखे, दृढ़बल ने लिखे चिकित्सा के। और ऐसे करके आज जो वर्तमान में हमें जो ग्रंथ प्राप्त होता है चरक संहिता, वो 4th शताब्दी का ग्रंथ है। वास्तव में दृढ़बल के आने के बाद, नागार्जुन के आने के बाद, माधवकर के आने के बाद, वाग्भट के आने के बाद ये जो स्वर्ण काल शुरू हुआ, ये गुप्त वंश के साथ दूसरी शताब्दी जो ईसा की आई और उसमें जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो गुप्त वंश की स्थापना करी, उसमें जो गोल्डन पीरियड शुरू हुआ इस आयुर्वेद का, उसमें ये मैंने जो निवेदन किया, भट्टार, हरिश्चंद्र हैं जैसे, ये सारे के सारे साहित्यकारों का उसमें प्रणयन हुआ और उन्होंने आयुर्वेद को डेवलप करना शुरू किया। उसके बाद जब 11वीं शताब्दी में चक्रपाणी आए तो उन्होंने एकदम ही नई क्रांति कर दी और चक्रपाणी ने चक्रदत्त नाम के ग्रंथ की स्थापना करी। फिर 12वीं शताब्दी में फिर शोढल आए, फिर 13वीं शताब्दी में और भी आचार्य आते गए और भाव प्रकाश ने आके इसमें एकदम गांठ बांध दी। 13वीं शताब्दी में शारंगधर ने भी बड़ा जबरदस्त काम किया। और इधर रसशास्त्र के अंदर जो आचार्य वाग्भट करके एक और वाग्भट हुए, उन्होंने रसरत्न समुच्चय के माध्यम से, नागार्जुन ने अपने रसशास्त्र के प्रकल्प के द्वारा,
और इस प्रकार से रसशास्त्र और इधर भाव प्रकाशन द्रव्य गुण, इन दो विधाओं को मिलाकर, और चक्रदत्त और योग रत्नाकर और शोढल और बंगसेन वगैरह ने संहिता के जो सिद्धांत दिए, चिकित्सा के अप्लाइड कॉन्सेप्ट दिए, तो ये जो कालखंड था 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी तक, ये आयुर्वेद का एक तरह से स्वर्ण युग का भी जबरदस्त परिणाम था। और ये आविष्कार करने वाला जो समय था, इसमें नए नए आविष्कार भी हुए, रसशास्त्र को इसमें शामिल किया गया, भेषज कल्पना बहुत डेवलप हुई, चिकित्सा के नए नए सिद्धांतों का प्रणयन हुआ, नए नए रोगों का इसमें आचार्यों ने अपने अपने संहिता सिद्धांतों में जोड़ा। तो इस 16वीं शताब्दी में फिर जैसे देश के ऊपर जब, जैसा कि सबसे पहले वक्ता हमारे अनुज और हमारे भतीजे आदरणीय वेदांत व्यास जी ने बताया कि 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने प्रभुत्व जमाना शुरू किया, और उससे प्लासी का युद्ध जो हुआ 1782 में, उससे पहले ही लगभग वो पूरे देश को कवर कर चुके थे। और अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस देश को लगभग पूरा कैप्चर कर लिया था। तब अंग्रेजों के यहाँ से एक शिक्षाविद जिसका नाम लॉर्ड मैकाले था, उसको अंग्रेजों ने भारत भेजा, और भेज के ये कहा कि भारत के बारे में, भारत के सिस्टम के बारे में समझिए कि भारत क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी नहीं है, भारत में सारा सिस्टम अपने आप चलता है, एजुकेशन हमारा समझ में नहीं आता भारत का कैसे चलता है। तो लॉर्ड मैकाले 1830-31 में भारत आया, और उसने 3 से 4 वर्ष पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करी, और पूरी भारत में परिक्रमा करने के बाद उन्होंने पत्र लिखा विक्टोरिया महारानी को, अंग्रेज की जो इंग्लैंड की महारानी थी, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि महारानी, मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस देश के अंदर ना ही कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, और फिर भी इस देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो एकदम शून्य है। इस देश का जो पूरी दुनिया की जीडीपी है, जो दुनिया का पूरा व्यापार है, उसका 25% व्यापार और जीडीपी अकेला इस देश करता है। इस दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट होता है, उस व्यापार में इनके व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान। वेदांत ने जैसे बताया कि जब वास्को ड गामा आया और आशांतरीप से जब उसने साउथ अफ्रीका से टर्न लिया और भारत की खोज करी, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। भरूच का एक व्यापारी था जो अपने सामानों को लेकर साउथ अफ्रीका तक भी सप्लाई करता था, और वो जब वास्को डी गामा से मिला, वो साउथ अफ्रीका के कोने पे, तो वास्को डी गामा लगभग हताश हो चुका था। तो उसने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, नया रास्ता खोजना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि नया रास्ता कुछ नहीं है, रास्ता तो हमारा पुराना ही है, ये मैं तेरे को मेरे साथ ले चलता हूँ, मैं भारत ही जा रहा हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। तो वास्को डी गामा को हेल्प करी भरूच के व्यापारी ने, उसका नाम मेरे को थोड़ा सा मिस हो रहा है। वो भरूच का रहने वाला था, और कालीकट पर उसको कुछ चीजें देनी थी वहां के राजा को। तो वो यहाँ से मेडागास्कर होते हुए अफ्रीका से सीधे वास्को डी गामा को लेकर आया कालीकट, और ऐसे भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी। ये अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए पाठ्यक्रम के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। वास्तव में भारत की खोज कुछ नहीं हुई थी, भारत की खोज तो पहले ही हो चुकी थी। भारत तो स्वयं ही खोजा हुआ है अपने आप को ही। खोज तो उन लोगों को करनी होती है जो स्वयं अज्ञानी होते हैं। हम क्या भारत की खोज को देखेंगे, हम तो दुनिया को मार्ग दिखाने वाले हैं। तो पॉइंट लॉर्ड मैकाले पर आता है। मैकाले कहता है कि साहब मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम लिया, मेरे को एक आदमी भिखारी नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भिखारी नहीं मिला मेरे को कि जो भीख मांगता हो। और हमारे इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर यह हालत है कि यदि आप रात को 8 बजे बाद निकल जाओ सड़क पर, तो भिखारी नहीं, लुटेरे नहीं छोड़े आपको, आपके कपड़े उतार लें। वहां ये हालात है हमारे यहाँ। वहां जंगल राज्य है, और यहाँ का राज्य इतना सुसंस्कृत है, सुसभ्य है कि यहाँ कई गांव, कई शहर तो संस्कृत में ही उच्चारण करते हैं, संस्कृत में ही वार्ता करते हैं। इस स्तर का यहाँ का मामला है। स्वास्थ्य के मामले में बताया उन्होंने कि यहाँ के लोग हर ऋतु के अनुसार, 6 ऋतु बताई उसने, और हर ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार के आहार का, विहार का सेवन करते हैं। और ये उनके पंडित जी, उनके गुरुकुल में वैद्य लोग उनको बताते हैं, और वो बीमारी नहीं पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, मेहनत कश हैं सारे के सारे, और खूब दमदार हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो इनका जो स्वास्थ्य सूचकांक है ये भी बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य सूचकांक की बात चली तो मैं छोटा सा एक डाटा आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि 1832 में भारत का जो स्वास्थ्य सूचकांक था वो विश्व में नंबर 1 था। यानी भारत के लोग पूरे विश्व में सबसे स्वस्थ और सबसे दृढ़ पुरुष माने जाते थे। और आज
200 देश हैं पूरे पूरे दुनिया के अंदर, और हम स्वास्थ्य सूचकांक की दृष्टि से 159वें नंबर पर आते हैं। 159th रैंक है भारत की स्वास्थ्य सूचकांक की दृष्टि से। यानी 1835 से जब से इंग्लिश सिस्टम लागू हुआ चिकित्सा का और आयुर्वेद को पीछे ढकेला गया शासन सत्ता के द्वारा, उपेक्षा की गई, तो आप सोचिए कि हमारा स्वास्थ्य का जो लेवल था वो कहां पहुंच गया। हम गर्त में पहुंच गए, बिल्कुल गर्त में पहुंच गए हम 159वें नंबर पे। तो ये हमारे नीति निर्धारकों के लिए बड़ा एक तरह से प्रश्न चिन्ह है उनके सामने कि हमने क्या नीति बनाई इस देश के लिए। आज 75 वर्ष हो गए हैं और भारत के अंदर 12th क्लास तक का बच्चा बायोलॉजी जो पढ़ता है उसको ये नहीं पता है कि वात पित्त और कफ क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं, ऋतुएं कितनी होती हैं। यदि किसी को यह कह दिया जाए ना, बच्चे को 12th क्लास वाले को तो छोड़ो, यदि साइंस के टीचर को भी बोल दिया जाए ना कि शरद ऋतु क्या होती है, तो शरद ऋतु को सर्दी समझता है वो, कि सर्दी की ऋतु की बात कर रहे हैं ये लोग। ये विडंबना है इस देश की कि यहाँ के टीचर्स को 6 ऋतुओं के नाम नहीं पता। तो जब 6 ऋतुओं के नाम नहीं पता है तो इनको खान पीन के बारे में क्या पता होगा, और जब खान पीन के बारे में नहीं पता यहाँ के लोगों का, तो स्वास्थ्य सूचकांक के तो क्या हालात होंगे। तो 1835 में जब ये रिपोर्ट फाइनल होके आती है तो उसमें लिखा गया कि जो गुरुकुल पद्धतियों के द्वारा, आयुर्वेद महाविद्यालय की पद्धतियों के द्वारा जो वैद्य तैयार किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, संस्कृत के विद्वान तैयार किए जा रहे हैं। आप देखिए, संस्कृत के विद्वान की बात चली तो एक बहुत बड़ा जो गवर्नर जनरल था वो कुंभ में पहुंच गया, प्रयाग में, और वहां लाखों लोग उसने देखे। ये तो किस्सा भी व्हाट्सएप पर भी आप पढ़ रहे होंगे। उसने पूछा ये लोगों को इंफॉर्मेशन किसने दी, who have noticed all peoples to come here at the right time or the same time, all Indians people have come here, who have informed them? तो गांव का आदमी बोलता है कि nobody have informed them, the panchang has already discovered by our pandits, and the गांव का एक छोटा सा बटुक भी ये बता देगा कि 2027 में कुंभ है उज्जैन में, जिसमें सिंहस्थ कहते हैं उसको, और ये डेट है 21 अप्रैल से लेके और 22 मई तक 2027 की। ये मुझे पता है, मैं पंडित नहीं हूं, लेकिन ये सारी दुनिया के पंडितों को पता है और पूरी दुनिया को पता है कि कुंभ लगेगा उज्जैन के अंदर, वहां चलना है अपने को, क्षिप्रा में डुबकी लगानी है। ये पंचांग है भारत का, और आज 7 साल का इतिहास नहीं है पंचांग का, हजारों वर्षों का पंचांग लिख दिया। ऐसा यहाँ का गुरुकुल तंत्र था, ऐसा यहाँ का आयुर्वेद तंत्र था। गांव के अंदर एक वैद्य होता था, गांव के अंदर एक सुनार होता था, गांव के अंदर एक कृषक होता था, गांव के अंदर लोहार होता था, गांव के अंदर ही दर्जी होता था, गांव के अंदर ही कपास को उत्पादन करने वाला एक फार्मर होता था जो कपास लाता था, कपड़े बुनता था। अर्थात एक गांव स्वयं में पूर्ण रोजगार, पूर्ण आत्मनिर्भर गांव हुआ करता था, एक गांव, और उसको किसी से भी बैंक से उधार मांगने की जरूरत नहीं थी उस गांव को। पर यह सिस्टम अंग्रेजों ने ऐसा बना दिया कि हमको पढ़े लिखे गुलाम तैयार करने हैं इस देश के अंदर, पढ़े लिखे ग्रेजुएट तैयार करने हैं, और ये आयुर्वेद जो पढ़ रहे हैं गुरुकुलों में, शिक्षा जो गुरुकुल बने हुए छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में, इन गुरुकुलों को बंद करना है। ये आयुर्वेद के ऊपर सबसे बड़ा आघात था जो कि परकीय शासन ने दिया था, अंग्रेजों ने हमको दिया। साहब, यदि आज किसी सिस्टम को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बंद कर देते हैं, उज्जैन में मेडिकल कॉलेज नहीं है, पवन सर मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको, उज्जैन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, और वहां कोरोना में क्या हालात हुए सारी दुनिया जानती है उज्जैन की। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसका सारा स्टाफ छोड़ के भाग गया आरडी गार्डी को, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, और उज्जैन की जनता को मरने के लिए उस मेडिकल कॉलेज में डाला जाता था। एक भी मेडिकल का डॉक्टर वहां ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं था। उस समय ड्यूटी किसने की थी? अजय कीर्ति जैन सर ने की थी, डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास सर ने की थी, डॉक्टर सिद्धेश्वर सतुआ ने की थी, मैंने मेरे 2-2 छोटे छोटे 1-1, 1.5 साल के बच्चों को छोड़कर ड्यूटी की थी। आयुर्वेद के हर डॉक्टर ने ड्यूटी की थी उस समय कोरोना काल में। ये सेवा और संस्कार की भावना आती कहां से है? क्योंकि चरक कहते हैं नार्थार्थम नापिकामार्थम अथ भूत दयाम प्रति। ये जो शास्त्र है ये ना अर्थ के लिए है, ना कामनाओं के लिए है, ना किसी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए है, ना किसी प्रकार के भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए है। ये शास्त्र केवल और केवल भूत दया के लिए है, जीव दया के लिए है, परमार्थ के लिए है, परोपकार के लिए है, सेवा के लिए। ऐसा जब संस्कार यहाँ के डॉक्टरों को सिखाया ही नहीं जाएगा तो फिर देश के नागरिक कैसे तैयार होंगे? ऐसे तैयार होंगे जैसा कोरोना काल में किया एमबीबीएस डॉक्टर्स ने, पूरे सिस्टम को छोड़ के हमारे भरोसे चले गए। पॉइंट आता है वापस से, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में कह दिया कि इन सिस्टम्स को बंद कीजिए।
और सोचिए 1835 से लेके 1919 तक इस देश के अंदर एक भी आयुर्वेद कॉलेज नहीं था। 1907 में पहली बार नासिक के अंदर एक वैद्य हुआ, वैद्य शंकरदाजी पदे। उस आदमी ने पहली बार वैद्यों को संगठित करने का बीड़ा उठाया। मैं प्रणाम करता हूं आचार्य शंकरदाजी पदे को और सबसे निवेदन करता हूं उस महामानव को प्रणाम करें, उस महामानव का वंदन करें, अभिनंदन करें। वो स्तुत्य है, वो वंदनीय है हमारे लिए। उसने हम आयुर्वेद के वैद्यों को संगठित किया और संगठित करके निखिल आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना करी। हमारे अंदर जागरण किया हमारे आयुर्वेद के वैद्यों के अंदर कि हमको ये विधा बचानी है, हमको यदि आयुर्वेद को बचा के रखना है, समाज के लिए बचा के रखना है, तो हमको संगठित होना पड़ेगा। आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने पड़ेंगे हमको। सबसे पहले आयुर्वेद महाविद्यालय ऋषिकुल में उस समय खोला गया 1919 में, और 1920 में खोला तिबिया कॉलेज, जिसका अजमल खान साहब जो हकीम साहब थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं सल्यूट करता हूं अजमल खान साहब को, एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने आयुर्वेद और यूनानी दोनों पद्धतियों का महाविद्यालय तिबिया कॉलेज खोला। 1921 में गुरुकुल खोला, इधर से फिर पुणे के अंदर एक विद्यालय खोला, फिर मद्रास के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज खोला। ऐसा करके फिर सरकार ने भी 1921 के अंदर एक समिति स्थापित करी और उन्होंने कहा कि नहीं, आयुर्वेद चिकित्सा को भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार की संसद में हमारे भारतीय सांसद अब पहुंचने लग गए थे और परिवर्तन आने लग गया था। महात्मा गांधी बापू ने आके परिवर्तन का लहर चालू कर दी थी। कांग्रेस एक बहुत ही व्यवस्थित स्वरूप में आ चुकी थी। 1927 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर मदन मोहन मालवीय जी ने शुरुआत करी आधुनिक चिकित्सा और इंटीग्रेटिंग मेडिसिन के साथ आयुर्वेद की। तो मैंने जो बताया 1835 से लेके 1919 तक का जो समय है, कालखंड है, आप सोचिए 85 वर्ष। किसी भी विधा को समाप्त होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। उसको पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते। ये मृत्युंजय आयुर्वेद है, भगवान धन्वंतरी का आयुर्वेद है, भगवान महाकाल का ये आयुर्वेद है, ब्रह्मा जी के द्वारा ये प्रदत्त आयुर्वेद है कि ना ये कभी मर सकता है। इसीलिए इसको चरक ने कहा स्वयं शाश्वतम आयुर्वेदम निर्दिशत्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। इसलिए चरक ने कहा इसको, ये नित्य है, ये स्वभाव संसिद्ध है, इसलिए आयुर्वेद जिंदा रहा। 1919 से फिर जो शिक्षण की व्यवस्थाएं शुरू हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, आचार्य गणनाथ सेन और आदरणीय सत्यनारायण जी शास्त्री महाराज प्रातस्मरणीय है, जिन्होंने चरक का प्रणयन किया, चरक की हिंदी करी। इन 2 प्रमुख प्रखर जो विद्वान थे, महाराज सत्यनारायण शास्त्री जी स्वयं आयुर्वेदाचार्य थे, संहिताओं के प्रकांड विद्वान थे, उद्भट विद्वान थे। उन्होंने आयुर्वेद का मूल रूप से आयुर्वेद को शुद्ध रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा का आग्रह किया। और आचार्य गणनाथ सेन जी MBBS थे, लेकिन उनके पिताजी चूंकि बहुत अच्छे वैद्य थे तो वो आयुर्वेद के अंदर भी इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दोनों को साथ चलाइए, इंटीग्रेटेड करिए। ऐसे करके बनारस के अंदर ये 2 विधाएं चली। आखिरकार 1953 के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिर स्नातकोत्तर करके एक पाठ्यक्रम शुरू हुआ, जिसको IMS के नाम से सब लोग जानते हैं, और वहां पर जो PG शुरू हुई। इधर 1946 के अंदर जयपुर में गवर्नमेंट कॉलेज बना, जो कि बाद में 1976-77 में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के नाम से डेवलप हुआ। परंतु 1949 की जो चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट आई, चोपड़ा साहब एक IAS थे, और उन्होंने रिपोर्ट दी कि भारत के अंदर आयुर्वेद और एलोपैथिक इन दोनों को इंटीग्रेट करके ही पढ़ाया जाना चाहिए और आयुर्वेद के डॉक्टरों को एलोपैथी की नॉलेज दी जानी चाहिए। ये जो रिपोर्ट थी, ये आयुर्वेद के लिए ताबूत में कील का काम किया इसने, और आयुर्वेद के डॉक्टर उस समय इंटीग्रेटेड मेडिसिन के डॉक्टर बनने लग गए। और ये जो कालखंड था 1950-55 से लेके 1980 तक का, 90 तक का ये कालखंड, ये पूरा जो 40 वर्ष का कालखंड है, जामनगर को छोड़ दें और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को छोड़ दें कतिपय, और कुछ कुछ जो अच्छे कॉलेज थे उनको छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर जगहों पर इंटीग्रेटेड और मॉडर्न मेडिसिन का अभ्यास ही डॉक्टरों को कराया जाता था। और BAMS के अंदर डॉक्टर्स जो बच्चे एडमिशन लेते थे, वो निकलने के बाद मॉडर्न प्रैक्टिस ज्यादातर करते थे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि चोपड़ा साहब की रिपोर्ट्स ने आयुर्वेद की शुद्धता को कमजोर किया। आयुर्वेद के अंदर जो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए विद्यार्थी का, वो विद्यार्थी का श्रद्धा और विश्वास कमजोर किया। जामनगर को मैं प्रणाम करता हूं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को प्रणाम करता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आचार्यों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आयुर्वेद की मूल विधा को, संस्कृत के ग्रंथों को कैसे विद्यार्थियों को हम समझा सकें, कैसे उसके चिकित्सा सूत्रों को समझा सकें, कैसे इस कार्य को कर सकें, उसको जिंदा रखा। और ये जिंदा रहने के कारण से ही आज हमें ये जो देखने को मिल रहे हैं
ये जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं आज की वेबिनार में, ये वो लोग हैं जो जामनगर से निकले थे। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी को जानता हूं, मैं डॉक्टर पवन शर्मा जी को जानता हूं, मैं डॉक्टर राजेश कोटेचा जी को जानता हूं, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी को जानता हूं, मैं गुरुदेव सिंह जी को जानता हूं, मैं तनुजा नेसरी मैम को जानता हूं, मैं बलदेव कुमार जी को जानता हूं, मैं हेतल मैम को जानता हूं, मैं मनोज नेसरी साहब को जानता हूं। ये वो डायमंड्स है साहब, जो जामनगर के उस बैच के लोग हैं सारे के सारे, जो एमडी से निकले थे। और इन हीरो ने वर्तमान में 2016 से, जब से राजेश कोटेचा जी ने, मैं देखो व्यक्ति पूजा की बात नहीं है, जो तथ्य है उसकी बात कर रहा हूं। राजेश कोटेचा जी हम सबके लिए आदरणीय, मेरे आदरणीय, मेरे तो नगर के अंदर ही रहते थे, संघ के अंदर मैं नगर कार्यवाह था, वो नगर संघ चालक थे। लेकिन कोटेचा जी ने और इस पूरी टीम ने, अकेले कोटेचा जी का काम नहीं, पूरी टीम ने ही 2016 के बाद जो परिवर्तन किया, आप देखिए 2020 से पहले कोई प्रधानमंत्री मंच पर आकर आयुर्वेद के लिए कुछ बोल दे, असंभव। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला च्यवनप्राश लीजिए, काढ़ा लीजिए, शंशमनी बट्टी लीजिए, हल्दी का दूध लीजिए। ये चमत्कार हुआ है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, ये पहली बार हुआ है। और ये हुआ है अब जो पूरा आंदोलन चला है हमारे आयुर्वेद के लोगों का, जिसमें बहुत सारे संगठन है। विश्व आयुर्वेद परिषद का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। 1997 से स्थापित इस संगठन ने इस आयुर्वेद के नए विधा को डेवलपमेंट के लिए बहुत मेहनत करी। व्यासपीठ, आयुर्वेद व्यासपीठ है महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर। निखिल आयुर्वेद महासम्मेलन, आयुर्वेद महासम्मेलन तो 1907 से ही कार्य करता आ रहा है। सीसीआईएम की स्थापना में भी ये जो निखिल आयुर्वेद महासम्मेलन, उसका पूरा रोल है। तो संगठन जो है वो कलयुग के अंदर शक्ति है, वास्तव में संघे शक्तो कलयुग। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना दिल्ली के अंदर, गोवा के अंदर, असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, और हर राज्य के अंदर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की घोषणा है। हर जिले के अंदर 100 बेड का एक अस्पताल की घोषणा है। एनआरएचएम के माध्यम से, एनएचएम के माध्यम से, आरबीएसके के माध्यम से केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया पूरे देश के अंदर आयुर्वेद के डेवलपमेंट के लिए दिया है। ये बड़ी गौरव की बात है। आज हम ऐसे एरा में रह रहे हैं, ऐसे युग में रह रहे हैं कि हम आयुर्वेद के माध्यम से पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को अपने हाथ में रखें, सेवा को अपने हाथ में रखें, चिकित्सा सेवाओं को अपने हाथ में रखें। मैं समय बहुत हो रहा है, मैं पुनः क्षमा चाहता हूं, मैंने लंबा ज्यादा समय लिया, पर मेरे अंदर जो मन के भाव थे वो आज ऐसा विषय आदरणीय पवन सर ने रखा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा।